तो सवाल है आपको इसको एक ऑर्डर में फिट करना है। 5 आपके पास दिए गए हैं 1 2 3 4 5 करके नंबर, और इनकी क्रोनोलॉजी बनानी है ताकि लॉजिक फॉलो करें, और 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा, जिसके हिसाब से एक ऑर्डर बने। तो ऑर्डर दो तरह से बनता है, या तो बढ़ता हुआ या तो घटता हुआ। तो यहाँ पर ऐसा दिया नहीं है कि बढ़ता हुआ या घटता हुआ, बट ये लॉजिकली बने, या तो आपका बढ़ता हुआ वो ऑर्डर बन रहा होगा तो या तो वही मिलेगा ऑप्शन में, या फिर वो ऑर्डर आपका डिक्रीज होता हुआ बन रहा होगा, मतलब बड़े से छोटा आता हुआ दिख रहा होगा, या तो वो ऑर्डर बनेगा। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा है ए बी सी डी में से। क्वेश्चन बेसिक है, मतलब क्या है ना, एक आपके पास वर्ड की सीरीज होगी कोई भी, इसमें से आपको इसका मीनिंग पता होगा ना। जैसे आपको मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है फिर आप लोग कैच कर पाओ इस चीज को। अगर यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी जाए इस सवाल की, तो आपके पास नेवर का मतलब है कभी नहीं, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, सेल्डम मतलब होता है एक आध बार, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, अब तो आप इसकी क्रोनोलॉजी पकड़ सकते हो कि भैया 1 2 3 4 5 में से किस तरह से ऑर्डर पर ही आपका बैठेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपने रिवर्ट किया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, आपका ऑलवेज पहली चीज ये हो जाएगी, ठीक है, हमेशा होने वाली चीज। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या हो जाएगा आपके पास, इसके हिसाब से थर्ड नंबर, तो हमेशा के बाद ऑलवेज के बाद आपके पास, ऑलवेज मतलब ये हमेशा ही होगा। फिर इसके नीचे क्या है कि ऑलवेज के बाद आपके पास जो अधिकतर समय होता है या आमतौर पर होता है वो हो गया जनरली। जनरली मतलब क्या है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, या इंडिया ने किसी टीम के साथ 10 बार मैच खेला तो इंडिया अधिकतर जीत जाती है, तो हम कहते हैं जनरली इंडिया विंस, मतलब 9 बार जीत ही जाएगी। बट ऑलवेज मतलब अगर 10 मैच खेले तो 10 के 10 बार जीत रही है इंडिया वहां पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको इस ऑर्डर के हिसाब से क्या है, सेकंड, सेकंड मतलब समटाइम्स, थोड़ा इससे आप नीचे आ जाओ। ठीक है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, तो वो 50 50 भी हो सकता है, 60 40 भी हो सकता है, 70 30 भी हो सकता है समटाइम्स की रेंज। ठीक है, सेल्डम मतलब होता है एक आध बार, ये 50% से नीचे ही होगा, ये फिक्स है। एक आध बार होता है जनरली, ये मतलब 10 में 1 या 2 इंसिडेंस ही ऐसे होंगे जो सेल्डम की क्राइटेरिया बनाएंगे, तो सेल्डम और नीचे हो गया। और नेवर मतलब आप कभी भी नहीं जीतते, तो फिर ये केस ऐसा हो गया, आउट ऑफ 10 आपका रिजल्ट है 0। तो ये ऑर्डर आपका जो फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी है बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बार सेल्डम का मीनिंग कभी कभी नहीं होता, नहीं सेल्डम मतलब भी यही होता है कि कभी कभी ना, मतलब वो थोड़ा एक आध बार वाले सेंस में आता है, समटाइम्स थोड़ा ज्यादा केस हो जाता है। ठीक है, तो सेल्डम मतलब जो है ना, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स हम कहते हैं, ठीक है, आपके पास एक वो है, तो ये समटाइम्स से भी कम वाला केस हो जाता है। समटाइम्स मतलब ये हो जाता है कि आपके पास, जैसे आप सिलॉक्स पढ़ते होगे उसमें सम का केस होता है ना, तो सम को एटलीस्ट भी कहते हैं, एटमोस्ट भी कहते हैं। अगर उसी सिलॉक्स में आप सम को ऐसे बना दो तो भी ये सम बनेगा, उस सम को तुम ऐसे बना दो, मतलब इतना ज्यादा वाला हिस्सा काट लो तो भी ये सम बनेगा। तो समटाइम्स में एक बड़ी रेंज आती है, वेर सेल्डम में आपके पास मतलब कम वाली आती है। ठीक है, चांसेस रहेंगे बट कम वाले चांसेस आपके रहेंगे, तो ये थोड़ा और नीचे रह जाएगा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास, ये क्लियर होगा आपको। अगला जो प्रश्न है आपके पास, इसमें से ऑड वन आउट आपने जो है छांटना है। ठीक है, सेल्डम वही होता है एक आध बार कभी कभार जो आता है। ठीक है, स्टैमरिंग मतलब आपको पता है हकलाना, हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर हो सकता है आपको ये आसानी हो जाएगी पकड़ने में। ऑड वन आउट करने, ये रैंडम क्वेश्चन का हम कर रहे हैं कि कुछ मेरे से स्किप हो गए होंगे देखने में, तो वो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पुट ऑन किया वर्ड के साथ में। विस्पर मतलब है फुसफुसाना, टॉन्ट मतलब हो गया एक तरह से जमाई लेना या उपास है ना, उपासना जो कहते हैं, उपहास लेते हो जो आप। क्राई मतलब हो गया चिल्लाना। ठीक है, तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा जो बाकी के पेयर में नहीं समाएगा, वो हट जाएगा आपका। तीन एक जैसी चीज कर रहे होंगे और कोई एक ऐसा नहीं कर रहा होगा आपका, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या बैठेगा। ठीक है, केवल ने ऑप्शन दिया है सी, और अमन का भी आंसर है सी, तो सी इज द राइट आंसर। देखो स्टैमरिंग करोगे, हकलाओगे तो कहीं ना कहीं बोलना तो आएगा, आवाज आप निकाल रहे हो,
विस्पर कर रहे हो, फुसफुसा रहे हो, तो इसमें भी आवाज आएगी। जमाई लेयर तो केवल हा हा कर रहे हो आप, मतलब उसमें कोई बोलने का स्वर नहीं आ रहा आपका। क्राई करोगे, चिल्लाओगे, तो इसमें भी जो है आपका एक आवाज निकलेगी। ठीक है, तो टॉन्ट जो हो गया ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा इस बेस पर, उपासना वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है आपके पास, इसमें से ऑड वन आउट आपने छांटना है। मस्टर्ड पता है आपको, सरसों, हिंदी में लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएंगी चीजें। मिलेट मतलब कोई भी कोर्स ग्रेन, जैसे ज्वार बाजरा वाला केस हो गया, बाजरा, बाजरा। राइस आपको पता है चावल वाला केस हो गया, और व्हीट आपको पता है गेहूं वाला केस हो गया। ठीक है, गेहूं या फिर आटे वाला केस, जिसका फ्लोर बन जाएगा तो आटा, नहीं तो गेहूं। ठीक है, इसमें से आपने ऑड वन आउट छांटना है और उसका लॉजिक भी पकड़ना है। ऑप्शन ए जवाब आया है अमन का, मस्टर्ड। ठीक है, ए जवाब आपने बताया मस्टर्ड, मिलेट, राइस और व्हीट में से आपने छांट लिया मस्टर्ड को, सरसों को। रीजन क्या है यहाँ पर, मतलब बाकी ये तीन से अलग क्यों है? मतलब अगर आप मस्टर्ड को बोल रहे हो कि आंसर रहेगा, तो मस्टर्ड अलग क्यों है? केवल का भी आंसर ए ही है, मस्टर्ड जवाब सही है आपका, लेकिन आपने क्या लॉजिक लगाया, मतलब ये मस्टर्ड अलग क्यों है और बाकी तीन एक जैसे क्यों है? क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना आप, ये ऑड वन आउट कर रहे हो, तो ऑड वन आउट का केस ही वही रहता है। तो आपका है ऑयल, 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 इसका ऑयल निकलेगा। अच्छा ठीक है, आपने ऑयल का एक लॉजिक लगाया, जैसे बेसिक, चलो ये लॉजिक भी आपका सही है। बाकी क्या होता है ना, मरसों मस्टर्ड जो होता है, सरसों, ये आपके पास ये जनरली ना कोर्स ग्रेन है, मतलब ये खाने वाले पदार्थ हैं। बाजरे की रोटी है ना, राइस चावल की रोटी बनाते हो, व्हीट आटे, है ना। मस्टर्ड किया, मस्टर्ड एज ऑयल भी यूज हो जाएगा, या छौंका भी मार देते हैं लोग लाई का, सरसों का। ठीक है, तो ये वाली चीज है, और उसी के पत्तों का साग भी बना लेते हैं, तो ये मल्टीपर्पज वाली चीज में आपके पास ये जनरली आपका जो है ये कोर्स ग्रेन है जिसे आप कहते हो। ठीक है, अनाज, अनाज वाले फॉर्म में आता है, ये अनाज में नहीं आता मस्टर्ड वाला केस। ठीक है, तो इस वाले बेस पर भी आप लगा सकते हो, हालांकि आपका भी लॉजिक सही कि उससे आप तेल जो है बना सकते हो चीजों को। बाकी इस वाली चीज से जो है जनरली तेल नहीं बनेगा, पीसने वाली चीज है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास अगला सवाल, इसमें से ऑड वन आउट करिए। पेपर, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी। कागज, कलम, पेंसिल आपकी, स्टेशनरी। तो इसमें से आपका क्या एलिमिनेट होगा? कौन सा एक ऐसा है जो आप छाड़ दोगे वो अलग हो जाएगा? ए या डी में? नहीं, ए या डी तो नहीं ना, ए के आंसर देना होगा। सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है ना। डी है, शायद तुमने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, स्टार्टिंग वाली क्लास में ये चीज कराया था, पहली या दूसरी क्लास थी एनालॉगी और क्लासिफिकेशन वाली। देखो, पेपर, पेन, पेंसिल, ये सब पार्ट है किसका? स्टेशनरी का। स्टेशनरी एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो स्टेशनरी एक पूरा का पूरा एक सेट है, उसके अंदर ये सारे छोटे छोटे सब सेट है आपके। पेन, पेंसिल, रिफिल, रबड़, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी है सारे के सारे, तो स्टेशनरी अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे होता है ना आपके पास, जैसे आपके पास क्या होता है, वॉल, ठीक है, रूफ, ठीक है, फ्लोर, ठीक है, और हाउस। अब तुम यहाँ पर क्या छाटोगे? तो हाउस छाटोगे, क्योंकि ये सब घर का हिस्सा है। ये ध्यान रखना, वॉल होगी घर में, रूफ भी होगी, है ना, फर्श भी होगी, और हाउस अपने आप में इन सबको मिला करके बनता है, तो हाउस एक अलग कैटेगरी आपकी। हाँ, इस तरह से ये सवाल है आपका। ठीक है, सेम इसी पैटर्न का जो है ये सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल ने भी सही जवाब दिया था, स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, इसमें से छाटो ऑड वन आउट। माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, मॉनिटर। देखिए आपने सारी चीजें, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, मॉनिटर, बहुत बेसिक सवाल आते हैं, और यहाँ पर आपने जो है अपना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रखना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आपका ये सही बैठ जाएगा जवाब। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ना, क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया ये सारे पेरिफेरल्स पार्ट हैं आपके कंप्यूटर के, है ना। माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है ना, मॉनिटर, टच स्क्रीन, ये सब पार्ट है किसके? आपके कंप्यूटर के। कंप्यूटर अपने आप में एक पूरी की पूरी डिवाइस, एक मशीन है, जैसे माउस भी लगता है जिसमें, कीबोर्ड भी लगता है, और मॉनिटर भी उसका एक पार्ट है आपका। ठीक है, मॉनिटर एक लाइक जिस पर आप डिस्प्ले देखते हो, ठीक है, वो आपका एलईडी भी हो सकता है, एलसीडी भी हो सकता है, टच स्क्रीन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना, क्रिस्टल फॉर्म में। अगेन एक क्वेश्चन आ गया आपके पास अरेंजमेंट के फॉर्म का। पांच है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, 45 सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं। प्रोटेक्ट, एयर प्रेशर, रिलीफ, रेन, फ्लड। आप कैसे एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाओगे, मतलब कि क्या चीज पहले होगी फिर क्या चीज, इस तरह से इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका बैठेगा?
बताइए कौन सा वाला केस आपका बैठ रहा है इसमें से? ऑप्शन बी 24513। ठीक है, 24513 ऑप्शन बी जो है लॉजिकल सीक्वेंस ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो ये हम देखेंगे। तो टू सबसे पहले एयर प्रेशर है ना, वायु दाब बनेगा, ये तो सही है भैया। अगर ये सही है तो टू 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 ये तो हर जगह दिए गए हैं, तो थ्री तो होगा नहीं। ठीक है, तो एयर प्रेशर आपके पास जो है बनेगा। इसके बाद आपने बोला ऑप्शन बी के हिसाब से 4, तो एयर प्रेशर बनने के बाद क्या आएगी? रेन आएगी। जब ज़्यादा प्रेशर आपका जैसा भी बना माउंट हुआ, रेन आने के बाद इसके हिसाब से क्या है 5, तो रेन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी इस सीक्वेंस के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा? अब जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ से बचाव कार्य आप करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को बाढ़ से। जब उसके बाद नुकसान हो जाएगा तो नुकसान हो, क्योंकि प्रोटेक्ट आप करोगे, जितना बच गए बच गए। अब जितना नहीं बच पाए उन वाले व्यक्तियों के लिए रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम किया जाएगा। ठीक है, तो रिलीफ वर्क जो कहते हैं ना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम और बाकी योजनाएं जो लाती है सरकार, राहत पैकेट उनको दिए जाते हैं, खाने आने की सामग्री, तो ऐसे ही सीक्वेंस बनेगा। एयर प्रेशर आपका होगा कम ज्यादा, उसके बाद रेन होगी, रेन ज्यादा हो जाएगी तो फ्लड आएगी, फ्लड से आप पहले प्रोटेक्ट करोगे, जितना प्रोटेक्ट हो गया सही है। जो प्रोटेक्ट नहीं हो पाया, जैसे केदारनाथ त्रासदी आई आपकी, तपोवन वाली त्रासदी आई आपकी 8 फरवरी वाली, तो ये जो है आपका उसके बाद रिलीफ वर्क जो है वहां पर चलेगा, रिलीफ ऑपरेशन चलेंगे। जैसे आपका सूर्या होप करके जो है आपका चला था यहाँ पर हमारे केदारनाथ वाले में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये रैंडम सवाल है, मतलब इसमें जैसे भी है ना, अब इसे आप मैथ्स भी नहीं कह सकते हो, मतलब ऐसे सवाल है कि इसे रीजनिंग में डालो या मैथ्स में, या एक नॉर्मल इंग्लिश डालो, एक स्किल बेस्ड ऑपरेशन, आप जो भी आप अपनी स्किल के हिसाब से जवाब दे सकोगे, ऐसे वाला ये सवाल है। एक स्ट्रीट लाइट पोल है, डायरेक्ट लाइन में लगे हुए 50 मीटर की दूरी पर। ठीक है, स्ट्रीट लाइन पोल जो लगे हुए हैं आपके, जो लाइट लगे होते हैं, वो 50 मीटर की दूरी पर आपके फैब्रिकेट किए गए हैं, लगाए गए हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि क्या डिस्टेंस होगी पहले पोल और नाइन्थ पोल में, पहले और नाइन्थ पोल के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। उसने सिंपली बताया आपको 50 मीटर की दूरी पर जो है ये आपके लगाए गए हैं, तो पहले और नवे पोल के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता है, वर्बल सवाल है बिल्कुल ये आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी है ना, 450 नहीं करोगे है ना, पहले और 90 के बीच में, तो पहले से 90 के बीच में ना, पहले से दूसरा तो इसमें 50 हो जाएगी, ऐसे तीसरे में फिर 50 हो जाएगी है ना, फिर 50 हो जाएगी चौथे में, फिर 50 हो जाएगी। तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक टोटल गैप कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। और एक इंटरवल कितने का बताया गया? 50 का बताया गया। तो 8 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो आंसर 400 होगा, 450 नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आप 450 कर देते नहीं तो इसका जवाब। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अ फादर इज नाउ, अब इसे कई लोग मैथ्स का भी सवाल समझते हैं, मैथ्स में भी आता है, बट जनरली एसएससी और बाकी एग्जामों में, रेलवे में, ये रीजनिंग का एक पार्ट होता है आपका। ठीक है, अ फादर इज नाउ 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, एक पिता की उम्र जो है वर्तमान समय में 3 गुना है अपने बेटे से। 5 years बैक, अगर 5 साल पहले की बात करें, तो 5 साल पहले वही पिता जो है अपने बेटे से 4 गुना है। आपने बतानी है कि वर्तमान एज इस कंडीशन के हिसाब से बेटे की क्या है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है आपका, इक्वेशन बनाई होंगी आपने। ठीक है, इक्वेशन के बेस पर आप कर सकते हो, नहीं तो आप जो है ऑप्शन रख करके कर सकते हो, जो भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर समय आपके पास है अल्टीमेटली 1 मिनट से ऊपर ही एक सवाल के लिए। अगर आप ऑप्शन रख करके भी चेक करते हो तो भी आपका 1 मिनट के अंदर में सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व करते हो तो भी आपका बन जाएगा। वर्तमान में एक पिता की उम्र अपने बेटे के 3 गुना है। अगर 5 साल पहले की हम बात करते, तो 5 साल पहले पिता जो था अपना बेटे का 4 गुना था। तो आपने बताना है ऐसी कंडीशन में जो सन है उसकी एज क्या है, जब ये बताई गई है। तो लड़के की एज क्या है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आया है आपका, और जवाब ऑप्शन सी 18। नहीं 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 नहीं, फिर ये क्वेश्चन शायद आप लोगों का थोड़ा सा, ये पोर्शन है ना, इस तरह का भी सवाल आता है ना, इनको भी कर लेना, ये भी कराऊंगा मैं साथ साथ। अभी रैंडम वाली चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये आपको करा दिया जाएगा, हल्का सा मैथ्स का भी पार्ट हो। देखो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका मैं बताता हूँ पहले आपको इक्वेशन के बेस पर। अ फादर इज नाउ 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, ये लैंग्वेज क्या कह रही है? एक पिता
अभी अपने बेटे से 3 गुना है, तो कहने का मतलब एक इक्वेशन ये बन गई, फादर इज इक्वल टू 3s, सन का 3 गुना। अगली लाइन, 5 ईयर बैक ही वॉज, मतलब पिता की बात हो रही है, 5 साल पहले जो पिता था वो 4 गुना था अपने बेटे का। देखो अगर 5 साल पहले की बात है तो 5 माइनस करना पड़ेगा यार फादर की एज से, तो सन की एज से भी 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब पिताजी 5 साल पीछे जाएंगे तो बेटा भी तो 5 साल पीछे जाएगा उम्र में। तो आपका 5 साल पहले पापा की उम्र जो है बेटे की उम्र से, तो बेटा भी 5 साल पहले घटा लो, कितना होगा उनसे, 4 गुना। ये तो कहा गया 5 ईयर बैक ही वॉज, मतलब वो फादर जो है 5 ईयर बैक, तो फादर -5, तो सन -5 भी होगा यहाँ पर, और इस वाली उम्र के कितने गुना है, 4 गुना। तो आप कुछ मत करो, इसको सिंपली ओपन करो, f-5 इज इक्वल टू 4s-20, ठीक है। ऐसे भी आप सिंपली करोगे तो फिर भी बन जाएगा, क्योंकि हमसे s पूछा है, सन कितना होगा, तो f बराबर 3s है, तो ये f बराबर 3s यहाँ पर पुट कर दो, f की जगह पर इधर पर पुट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3s-5 बराबर 4s-20। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, इस 3s को आप यहाँ ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4s में से 3s घट जाएगा, इस 20 को आप यहाँ ले जाओ तो 20 यहाँ प्लस का बन जाएगा -5। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन से जो s की वैल्यू आई आपकी आ गई, s बराबर सन की उम्र कितनी आ गई, 15। ध्यान रखना, अब इसे मैं आपको क्रॉस चेक भी करा देता हूँ, कैसे कि वाकई में सर 15 है या नहीं है उम्र, ये सही है या नहीं। देखिए लड़का 15 है, ठीक है, फादर इज नाउ 3 टाइम्स। अगर लड़का 15 है तो इस हिसाब से कंडीशन मैं भी सेटिस्फाई करा दे रहा हूँ आपको, दोनों की दोनों अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब ये जवाब मेरा सही है, मतलब आप ऑप्शन से भी हिट कर सकते हो उसको। अगर सन 15 था तो इस कंडीशन के हिसाब से पिता की उम्र कितनी होनी थी, 45। अब क्या इस कंडीशन पर ये भी सेटिस्फाई कर रही है, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तभी मेरा ये 15 सही है। ये मैं आपको दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ चेक करने का, ठीक है। तो अब 5 घटा दो भाई, अगर आप इसमें से 5 माइनस कर दोगे 5 साल पहले, तो ध्यान से देखो सन हो जाएगा कितने का, 10 का, और जो फादर हो जाएंगे ये कितने के हो जाएंगे, 40 के। क्या अब ये चीज मेरी इस लाइन पर सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। 5 ईयर बैक ही वॉज, मतलब पिताजी अपने बेटे की उम्र के कितने गुना है, 4 गुना। आप खुद देख लो, 5 साल पहले सन कितने का था, 10 का, तो 5 साल पहले पिताजी कितने के हैं, 40 के, तो इसके 4 गुना है कि नहीं है, सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब आंसर कितना है, 15। ये है सबसे बेस्ट तरीका, बाई मीन्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। मैथ्स मेरी भी शॉर्टकट वाली जो है उतनी सही नहीं, मैं इसी हिसाब से करता हूँ, सवाल बन जाते हैं, लेकिन मेरे को इस ये वाला तरीका आता है सॉल्व करने का, और समझाने का भी ये वाला तरीका जो है बेटर आता है, बाकी नहीं तो ऑप्शन वाला आता है। अब ऑप्शन से मैं करूंगा, हो सकता है आप उसे कैच ना कर पाए, एक तरीका ये होता है, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शन से आपको चेक करा देता कि 15 में इसको सेटिस्फाई कराता, फिर यहाँ पे भी सेटिस्फाई करती तो भी 15 आता, तो इसमें मुझे लगते 15 से 20 सेकंड। अगर ये नहीं मैच कर रहा होता तो फिर मैं कोई और चेक करता, उसमें भी मुझे 20 सेकंड लगते, मान लो अगर वो मेरा गलत हो रहा है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, फिर मैं इसको चेक करता, उसमें भी मेरे 20 सेकंड लगते, मेरे कितने मिनट खर्च हो गए हैं, 1 मिनट। अब मैं बेवकूफ तो होनी कि इसको भी चेक करूंगा, 3 जो है ये मैंने चेक कर लिया, तीनों गलत है, तो इसको चेक ही नहीं किया जाएगा, इसका मतलब यही सही होगा इन केस, है ना। तो या तो ये ऐसा तरीका होता है करने का, तो फिर भी अगर आप 20 सेकंड लगा करके भी 3 ऑप्शन से चेक करते हो तो भी आपके 1 मिनट खर्च हुए। अगर तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आप चौथे को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, आप बिना चेक किए चौथे को टिक कर देंगे। ये हैबिट आप बनाओगे तो आपका जो है क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला सवाल, ये बता दो, अगर आपको क्लियर है तो आप बता दो, आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। ये जो जो अप्रोच आपको बताए जा रहे हैं अप्रोच आप रखना, आपको फायदा मिलेगा आगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑड वन आउट, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप माइक्रोफोन। ऑप्शन डी है ना, बिल्कुल सही है। अब माइक्रोस्कोप नहीं किया, इसने क्या किया, माइक्रोफोन कर दिया, तो इसका तो लिंक है ही नहीं, तो क्या है आपके पास, ईयर वाला है, तो कान में जो जाएगा, माइक्रोफोन आपके पास है ना, माइक वाला जो हो गया ईयर, और हियरिंग वाला, सॉरी ईयर कह रहा हूँ, हियर से इसका जो है लिंक है आपका वॉइस से, बाकी सारी चीजें विजन से है, किससे इनका लिंक है, विजन से, देखने से। दूर वाली चीज आप टेलीस्कोप से देखते हो, सूरज की किरणों को बहुत तेज जब उजाला होता है, पेरिस्कोप से देखते हो, बायोस्कोप आप लगाते हो, ठीक है। तो इनसे जो है चीजों को देखते हो, जो आपको माइक्रोस्कोप, बायोस्कोप, इन चीजों से। माइक्रोफोन तो आपका जो हो गया, ये जो माइक हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, या आप जो स्पीक ये लगाते हो, लीड लगाते हो, तो उसमें भी माइक रहता है, तो माइक्रोफोन अलग हो गया, ठीक है। तो माइक्रोफोन बिल्कुल अलग है, इससे ही आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास नंबर 10, 3 वर्ड एक जैसे हैं और कोई एक इसको फॉलो नहीं कर रहा आपका। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। वुड, फर्नीचर,
पेपर, ये सब सेम ही मटेरियल है। ये सारी की सारी चीजें किससे बननी है भैया? ट्री से। ट्री से ही वुड निकलना है आपका, ट्री से ही कट करके उससे फर्नीचर बनना है, उसी ट्री से जो है आपका पेपर पल्प जो है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री से हम कहते हैं, वो निकलना है। तो जो स्टोन है आपका, ये बिल्कुल क्राइटेरिया है, रॉक से काट कूट करके बनेगा या दूसरे किसी फॉर्म में बनेगा, मेटामॉर्फ फॉर्म में, सेडिमेंट्री फॉर्म में, है ना। तो स्टोन बिल्कुल अलग हो गया, इसकी फॉर्मेशन अलग होगी। तो ये सही जवाब है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन, अब की बार एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, 6 कर दिए गए आपकी बार। ठीक है, इन सबका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, आपने बताना है कि ये इवेंट जो है प्रोसेस में किस ऑर्डर में होते हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो आपको 1 2 3 4 5 6, इन 6 को सीक्वेंस में लगाना है, आपका क्या ऑर्डर बैठेगा ये बताना है। ऑप्शन सी, बी, केवल का बी आया है, अमन का सी आया। ठीक है, इनकी जो मीनिंग है हम ये चेक करते हैं। देखो, इसमें से ये तो फिक्स है कि इन्फेंट मतलब होता है नवजात, सबसे छोटा, है ना। तो इन्फेंट तो सबसे पहला हो गया, नवजात। तो इन्फेंट के आगे क्या लगेगा? जैसे आप छोटे हो गए तो छोटे के बाद इसमें से क्या चीज आएगी आपके पास? ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा? चाइल्डहुड, है ना। तो आप छोटे, पहले आप एकदम पैदा हुए जैसे नवजात, उसके बाद आपके चाइल्डहुड आएगा, बचपना आएगा, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद आपके पास क्या आएगा? ठीक है, चाइल्डहुड के बाद इसमें से एडल्टहुड बड़ा हो गया, एडोलसेंस एक ये जो कि, है ना, सेंसियसनेस मतलब आपके पास जो है आप अच्छी खासी उम्र में चले गए आप। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद आपके पास प्यूबर्टी 12 साल की एज में जो आती है आपके पास, है ना, 12 और 14 साल की एज के बीच में आती है। तो 4 3 1 प्यूबर्टी आपके पास बैठ गया। इसके बाद आपके पास क्या आएगा? एडोलसेंस, 14 साल से ऊपर की एज, जब आप 9th 10th से ऊपर होते हैं। जब एडोलसेंस एज होती है आपकी 14 से 18 के बीच की, ये एज होती है आपकी बच्चे वाली, 5 साल के अंदर अंदर। ये जो होती है आपकी 5 से 10 साल के बीच में। ये जो होती है आपकी 10 से 14 साल के बीच में। ये जो होती है 14 साल से, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए कंबाइंड बता रहा हूँ, ये होती है 14 से 18 साल के बीच में। इसके बाद आपका आता है क्या? जैसे एडोलसेंस एज आपकी पार हो जाएगी, आप स्कूल में जब तक आप एडोलसेंस वाली एज करो, फिर आप एडल्ट हो जाओगे, एडल्टहुड हो गए आप। तो एडल्ट सफरेज हम कहते हैं कि एडल्ट सफरेज के हिसाब से हम वोटिंग राइट देते हैं। तो आप ये बताओ, वोटिंग देने का अधिकार आपको कौन सी उम्र पर है? 18 उम्र से ऊपर ही है। तो 18 ईयर के बाद वाली एडल्टहुड आती है। तो इसके बाद जो लास्ट, जब आपने यहाँ तक मैच कर लिया तो आपको दिख गया कि एडल्टहुड वाले सेंस में 4 बना आपके पास, 3 बना आपके पास, 1 बना, 6 बना और 2 बना। तो बचा हुआ कौन सा है? लास्ट एज आपके पास है SENESCENCE। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास 5th आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये क्लियर है या नहीं है आपको? ठीक है, ये वाली चीज़ जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्योंकि वर्ड हो सकता है कि ना सुना हो, तो फिर ये आपका गलत हो सकता है। मतलब एक ऐसी एज जहाँ पर आपकी पूरी उम्र पक गई है, सेंस वेंस आ गया, मतलब आप इसके बाद डिके ही करोगे, मतलब ये डेथ के बाद ही वाली स्टेज आएगी इसके बाद, 5th वाला जो रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, प्यूबर्टी पहले एज आती है ना, प्यूबर्टी जो होती है मतलब जिसमें आपकी आवाज़ मैस्कुलाइन हो जाएगी, दाढ़ी वाड़ी आनी चालू हो जाएगी, फीचर अलग होने चालू हो जाएंगे, लड़के लड़की के बीच में डिफरेंस दिखने चालू हो जाएंगे ज़्यादा। तो ये प्यूबर्टी वाली एज होती है आपकी। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये मतलब ऐसी स्टेज है कि एडल्ट के बाद, मतलब मरने से पहले वाली कंडीशन, ओल्ड वाले सेंस में समझ लो, या सेंस मतलब आपको जो है एक लेटर स्टेज पर आ गया, 40 45 के ऊपर वाली। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन आपका ये है एनालॉगी सेंस में। तो हमने 4 से 5 टॉपिक एक साथ देखे, तो इसलिए इसका नाम रैंडम क्विज या रैंडम सेशन आपका रखा गया, रैंडम क्वेश्चन रखा गया। रेक्टेंगल के लिए पेंटागन, दोनों चीजें आपको पता है, तो आपने बतानी है इसके बेस पर यहाँ पर कौन सी चीज आएगी। ठीक है, ये जो 2 खाने हैं आपके क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे 2 चीजें रहेंगी। तो रेक्टेंगल के लिए जैसे पेंटागन जोड़ा है तो बीच में डबल आपके पास कोलन है, तो आपका इस हिसाब से इसमें से कौन सा वाला केस बैठेगा ये आपने बताना है। रेक्टेंगल के लिए पेंटागन, तो इस वाले केस पर आपका कौन सा बैठेगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। कल जो है हम एक और नया टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, मिसिंग नंबर्स वाला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, वो टॉपिक भी आया हुआ है। फिर हम कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चन उठा लेंगे एक साथ, कैलेंडर क्लॉक और डाइस, 3 टॉपिक एक साथ उठा लेंगे धीरे धीरे करके। फिर ऐसा आपका जो है
जितने सवाल आते हैं 10 सवाल मैक्सिमम वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इसका जवाब क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन का 12th का? जैसे रेक्टेंगल का पेंटागन के साथ लिंक है, वैसे ही इनमें से अगर किसी का लिंक है तो आपने बताना है कि आंसर क्या बैठेगा। ऑप्शन ए, रेक्टेंगल आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ये होता है, है ना? पेंटागन क्या होता है? ठीक है, आपको अब समझ आना चाहिए कि इसमें क्या चीज की बात हो रही होगी। रेक्टेंगल का लिंक पेंटागन के साथ है, तो आपने बताना इसमें से कौन सी चीज होगी भैया। क्या चीज आपको यहाँ पर दिख रही है? ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है, मतलब इनमें क्या चीज हो रही है जो अगला वाला पेयर आपका अपने आप में बैठा दे अपने केस के बीच में? साइड एंगल, डायगोनल, पेरीमीटर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। ठीक है, बना भी देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, साइड लिखा है तो साइड तो कोई भी हो सकती है। एंगल दिया गया है आपको, ठीक है, एंगल कोई सा भी हो सकता है। डायगोनल दिया गया है, डायगोनल क्या होता है आपके पास, अगर कोई स्क्वायर है तो ऐसा वाला बीच वाली चीज जाने वाली है उसकी। ठीक है, पेरीमीटर आपका परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस, तो पेरीमीटर इसका भी होता है, सर्कल का भी होता है, इसका भी ये पेरीमीटर है पूरा का पूरा साइड का। ट्राइंगल के साथ रेक्टेंगल आपके पास तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो जवाब क्या है? ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, है ना? क्योंकि यहाँ पर चार रेखाएं उपयोग हुई हैं, रेक्टेंगल चार वाला, तो ये पेंटागन हो गया, तो मतलब यहाँ पर रेखाएं कितनी हुई? एक ज्यादा, +1। तो ऐसा ही किसमें होता है? ट्राइंगल में। ट्राइंगल में कितनी होती है? 3। तो यहाँ पर क्या हुई? रेक्टेंगल, इसमें कितनी होगी? 4। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर गया 3 वाला, 4 मतलब +1, और फिर रेक्टेंगल ये क्या बन गया? पेंटागन, तो यहाँ पर भी कितना हो गया? +1। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो होपफुली ये चीज क्लियर होगी आपको, क्योंकि जो मैथ्स वाले सवाल होते हैं ना वो भी बीच में मैं इसमें डाल रहा हूँ, जैसे वो एज वाले हैं, पोल वाला है, तो इसे आप मैथ्स का पार्ट समझ सकते हो। जैसे कई सारे बच्चों ने पहले भी कहा था कि सर मैथ्स भी आती है, एक्चुअली मैथ्स से नहीं आती है, मैं सही तौर पर आपको बताऊँ, वो रीजनिंग ही होती है। अब ये छोटी सी रीजनिंग होती है और बेसिक कैलकुलेशन होती है वर्बल इस वाले में। ठीक है, मैथ्स एज सच सिलेबस में जो है यहाँ पर उत्तराखंड वाले इसमें वैसे नहीं है, सिलेबस में रीजनिंग है, तर्क शक्ति, अगर आप सिलेबस भी उठाएंगे तो उम्मीद है यहाँ तक चीज क्लियर होगी। ठीक है, कल हम जो है एक चीज को फिर से स्टार्ट करेंगे, नंबर सीरीज जो गायब वाली होती है वो पकड़ लेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपका दिमाग लगेगा। कि सही को छोड़ के गलत वाला चूज नहीं, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इस वाले टॉपिक को ध्यान रखना है, क्योंकि 10 नंबर का बैठेगा, 10 नंबर इसमें बहुत होते हैं और ये 10 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं। आप कर लेना, 8-10 क्लासें होंगी टोटल रीजनिंग, या चौथी या पांचवी क्लास है। ठीक है, टोटल हार्डली इस वीक में खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जितने भी हैं सारे टाइप के सवाल, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे सारे। ठीक है, वो डिस्कस हो जाएंगे, बाकी फिर आप लगाते रहोगे सवाल, जहाँ पर भी आपको मिलते हैं। एसएससी के कोई प्रीवियस पेपर लगा लेना, या यहीं उत्तराखंड वाले जितने और जो बचे हुए हैं वो लगा लेना, पुराने पेपर। ठीक है, जो स्कैन फॉर्मेट में होंगे वेबसाइट में, तो वहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा सवालों का। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं एक टॉपिक के साथ, और ऐसे ही 12-15 क्वेश्चन लेकर के वहां पर उनको करेंगे। और नंबर सीरीज के लिए आप क्या करना, स्क्वायर क्यूब तैयार कर लो अपने, और बोर्ड मास का लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर दिमाग लगेगा आप लोगों का। एक एक मिनट एक सवाल में लग सकता है, अगर सवाल थोड़ा टिपिकल आएगा तो। ठीक है, तो या तो कल करेंगे वाला टॉपिक हम, या तो परसों। कल या तो आपका नंबर पजल वाला होगा, वो नहीं होगा तो आपका होगा क्लॉक, कैलेंडर और डाइस, ये 3 चैप्टर मिला करके छोटे छोटे जितने क्वेश्चन आए आपके, तो दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी कल हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू।